किसी भी देश का बजट इन 3 फैक्टर से डिसाइड होता है। फर्स्ट, कि कितना पैसा देश कमा पा रहा है, मतलब कि एक कंट्री का इनकम कितना है। सेकंड, कंट्री का एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब कि कंट्री एक पूरे साल चलने के लिए कितना पैसा खर्च करने वाला है, जो कि होता है कंट्री का एक्सपेंसेस। एंड थर्ड होता है बोरोइंग, मतलब कि एक कंट्री जिसका एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है तो उस कंट्री को बाकी के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है, या तो वो लोन के फॉर्म में आ सकता है या फिर बोरोइंग करता है किसी कंट्री से या फिर कंट्री के अंदर से ही। यही 3 मेन फैक्टर है जिसका यूज करके एक कंट्री का बजट डिसाइड होता है। बाय द वे दोस्तों, जो इस साल जो यूनियन बजट आया था, जो कि 1 फरवरी को आया था, वो एक इंटरिम बजट था। I present the interim budget for 24-25. यानी कि जो बजट इस साल 1 फरवरी को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था, वो बजट बस इस साल का एक एस्टिमेटेड बजट था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल हुआ था हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन। एंड आप सभी को पता ही है कि इस बार का इलेक्शन एनडीए गवर्नमेंट ने बना लिया है, जिसमें से बिहार से जेडीयू एंड आंध्र प्रदेश से जेएसपी पार्टी ने एनडीए को सपोर्ट किया था। एंड यही रीजन हो सकता है कि जिस कारण आंध्र प्रदेश एंड बिहार को स्पेशल पैकेज मिला है। खैर, मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला क्योंकि यूट्यूब में कई सारे क्रिएटर्स ने इसके बारे में वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। एंड आप सबको पता ही होगा कि इस साल का बजट सोशल मीडिया में काफी ज्यादा ट्रोल हो रहा है, क्योंकि इस साल का बजट मेरे हिसाब से भी काफी ज्यादा वर्स्ट बजट था, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मिडिल क्लास लोगों से लिया गया है, दिया कुछ नहीं है। राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी का एक नेता है, उनने कहा है कि आम आदमी यूके के तरह टैक्स भरते हैं एंड फैसिलिटीज मिलता है सोमालिया की तरह। We in India today pay taxes like England to get services like Somalia. दोस्तों, सोमालिया एक अफ्रीकन देश है जहाँ का सिचुएशन पूरी दुनिया में सबसे वर्स्ट सिचुएशन है। एक्चुअली इंडिया का जो बजट है वो एक फिजिकल डेफिसिट बजट है, मतलब कि भारत जितना पैसा कमा रहा है उससे ज्यादा वो खर्च कर रहा है। इस साल लगभग भारत सरकार 27% ऑफ यूनियन बजट बाहर से बोरो करने वाला है, जो कि लगभग 16,13,000 करोड़ है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने कहा है कि फिजिकल डेफिसिट को 2025 तक 4.9% ऑफ जीडीपी ले आएंगे, ताकि देश को जितना पैसा इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ रहा है वो कम हो। भारत सरकार जितना भी पैसा कमा रहा है उसमें से 19% तो बस लोन के रीपेमेंट में जाता है, मतलब कि जो पैसा बोरो करते हैं उसमें लगने वाले इंटरेस्ट को रीपेमेंट करने में ही देश का लगभग 19% पैसा लग रहा है। अगर गवर्नमेंट की इनकम की बात करें तो लगभग 19% पैसा आता है इनकम टैक्स से, जो कि हमारे पेरेंट्स एंड हम लोग भरते हैं, जो कि इंडिया के बजट में सबसे ज्यादा है। एंड 18% आता है जीएसटी टैक्स से, जो कि हम लोग बाहर से जो सामान खरीदते हैं उसमें हम एक्स्ट्रा जीएसटी भी देते हैं, उसी से सरकार 18% पैसा कमाता है, जो कि इंडियन बजट में सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। एंड उसके बाद आता है कॉर्पोरेट, जो कि 17%, 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी, 9% नॉन टैक्स रिसीव, 4% कस्टम से। एंड बाकी का जो भारत में पैसा आता है वो बोरोइंग से आता है। अभी भी सरकार 27% ऑफ बजट बोरोइंग से ही लाता है। तो दोस्तों, 23 तारीख के बजट की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस किया है कैपेक्स में। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स का मतलब ये है कि जो पैसा सरकार खर्च करने वाले अपने एसेट को बढ़ाने के लिए, जैसे कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश में बनने वाले हैं, जिसका ठेका खुद सरकार लेता है। कैपेक्स के लिए भारत सरकार ने 11.11 लाख रुपीस अलॉट किया है, जिससे हमारे देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। बाय द वे, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भारत सरकार कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है कि कहीं पर होल्डिंग्स गिर रहा है, कहीं पर ब्रिजेस गिर रहा है और कहीं तो पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही लैंड कर रहा है। नो डाउट कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट, बट अगर सरकार चंदा धंधा स्कीम से प्रोजेक्ट बनाएगा तो आउटपुट यही देखने को मिलेगा। भारत में टैक्स प्रपोजल की बात करें तो भारत में 2 मेन टैक्स रिजिम होता है, न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम। एक्चुअली ओल्ड टैक्स रिजिम तो सेम है, बट न्यू टैक्स रिजिम में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था 50,000 का, अब वो 75,000 कर दिया है। एंड न्यू टैक्स स्लैब आप देख सकते हो। एंड कुछ प्रोडक्ट में कस्टम ड्यूटी भी कम किया है, जैसे कि कैंसर मेडिसिन अब सस्ता होने वाला है। मोबाइल पार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में 15% की कस्टम ड्यूटी को कम किया है। एंड गोल्ड एंड सिल्वर में 6 एंड 6.4% की कस्टम ड्यूटी को कम किया है। और 2-4 और आइटम्स है जो आप देख सकते हैं। कस्टम ड्यूटीज तो कम किया जो बाहर से आता है, बट इंडिया के अंदर होने वाले स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट में जो टैक्स लगता था उसको बढ़ा दिया है। स्टॉक मार्केट में आपको थर्ड टर्म कैपिटल गेन में 20% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले 15% था। एंड जो आपके लॉन्ग टर्म गेन में 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले 10% था। इसका रीजन ये है कि पहले मिडिल क्लास लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से पहले 100 बार सोचता था, अब उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा। इंडिया को 2027 तक डेवलप करने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक रोड मैप इंट्रोड्यूस किया है, विकसित भारत, जिसमें से फोकस 4 मेन कास्ट को किया है, फार्मर्स, गरीब,
यूथ वुमेन, जिसका कोड ये है कि एम्प्लॉयमेंट स्किल एंड MSMEs पर फोकस करें। यहाँ पर सरकार गारंटी देता है कि जो लोग MSME के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहता है उन लोग के लिए यहाँ पर लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड साथ ही विकसित भारत के अंदर अब मुद्रा लोन को भी डबल कर दिया है, जहाँ पर 10 लाख मिलता था अब वो डबल करके 20 लाख मतलब कि 20 लाख कर दिया है। यहाँ पर सरकार को ज्ञान होना चाहिए कि रोड मैप बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सब जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ऐसे कई वादे किए हैं जो आज भी इनकम्प्लीट है या फिर शुरू हुआ ही नहीं है। 2018 को पीएम मोदी ने कहा था कि 2022 तक सभी को अपना घर मिलेगा, बट ये इनकम्प्लीट है। एंड पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि 2022 तक जब इंडिया अपना 75 इंडिपेंडेंस डे मनाएगा तब इंडिया में बुलेट ट्रेन चलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वंदे भारत को खुद पीएम मोदी ने इतना प्रमोट किया है ताकि आम आदमी को बुलेट ट्रेन का सपना न आए। एंड अभी तक बुलेट ट्रेन का काम कहां तक पहुंचा ये किसी को नहीं पता। बजट में वापस आते हैं तो इस बार बजट में रेलवेज के लिए भारत सरकार 2.62 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने वाले हैं, जिसमें से 1.08 लाख रुपीस रेलवे सेफ्टी के लिए यूज होने वाला है। ये एक भारत सरकार की काफी अच्छी स्टेप है। होपफुली आने वाले दिन में रेलवे सेफ्टी में हम लोग को कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि पास में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स रेलवे की तरफ से देखने को मिला था। 11 अक्टूबर 2023 को बिहार ट्रेन डीरेलमेंट नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के साथ हुआ था, और उसी से एक महीने पहले मथुरा में EMB में सेम इंसिडेंट हुआ था, ट्रेन डीरेलमेंट। एंड 2 जून 2023 को तो आप सभी को पता ही होगा कि उड़ीसा में हुआ था इंडिया का अभी तक का सबसे खतरनाक ट्रेन कोलिजन। शायद इस साल कुछ रेलवे में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप कि इस बार फंड का सही यूज हो। तो अब देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहे जाने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर को यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या मिला। सरकार ने अनाउंस किया है कि आत्मनिर्भर इन ऑयल सीड्स जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। एंड साथ ही गवर्नमेंट ने यह भी प्रॉमिस किया है कि 109 न्यू क्रॉप्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें से 32 अलग अलग क्रॉप्स होने वाला है जो कि हो रही क्लाइमेट चेंज को रेजिस्ट कर सके एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर भी सरवाइव कर सके। एंड जो सब्सिडी फार्मर्स को मिलता था उसको भी कट कर दिया है, मतलब कि फार्मर बजट 1 लाख करोड़ से कम हो गया है। 2022 में एग्रीकल्चर बजट था 2.51 लाख करोड़ रुपीस, जो कि इस साल का बजट है ओनली 1.52 लाख करोड़ रुपीस। एंड एग्रीकल्चर फील्ड में प्राइस को स्टेबल रखने के लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए अलग से बजट बनाकर रखा है। एंड MSP की बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस बार भी इस किसानों को नहीं मिलने वाला। एजुकेशन की बात करें तो इस बार सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपीस एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है, जिसमें से गवर्नमेंट एजुकेशन लोन को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है, एंड जिसमें से 3% का सब्सिडी भी मिलेगा स्टूडेंट को। और गवर्नमेंट ने एक और वादा किया है कि वो 1000 ITI को मॉडिफाई करने वाले हैं न्यू टेक्नोलॉजी से। एंड सरकार को ये भी पता है कि आजकल के स्टूडेंट के पास कुछ स्किल्स होता नहीं है, तो इसीलिए स्किल्स ट्रेनिंग के लिए 1 करोड़ यूथ को 500 MNCs में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जहां पर इंटर्नशिप करने पर 5000 की अलाउंस मिलेगा एंड 6000 तक की असिस्टेंट भी मिलेगा। हो रही एग्जाम की पेपर लीक को रोकने के लिए इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ बजट अनाउंस नहीं किया है, बट इनफैक्ट फन फैक्ट ये है कि जब अपोजिशन पार्टी से राहुल गांधी ने नीट स्कैम एंड पेपर लीक के बारे में पूछा तो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला कि पिछले 7 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। There is no evidence of paper leak in last 7 years. कितनी शर्म की बात है कि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया में एग्जाम पेपर लीक होता है, बट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के पास डेटा है ही नहीं कि इंडिया में पेपर लीक भी होता है। और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं इन नेताओं से। तो दोस्तों, अगर इंडिया में जॉब की बात करें तो कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जो इंडिया में जॉब की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यूनियन बजट में विकसित भारत के अंदर गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल पैकेज को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें इंक्लूडेड 3 स्कीम्स। स्कीम ए फर्स्ट टाइमर। इस स्कीम के अंदर फर्स्ट टाइम फॉर्मल सेक्टर में जो लोग जॉब लेगा उसको अप टू 15,000 रुपीस मिलेगा, और लेकिन वो एक साथ नहीं मिलने वाला, वो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में आपको सैलरी के साथ मिलेगा। एंड गवर्नमेंट का मानना है कि इस स्कीम के अंडर 2 करोड़ 10 लाख यूथ को फायदा मिलेगा। स्कीम बी, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपनीज को इनकरेज करेगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा जॉब को क्रिएट करें एंड ज्यादा से ज्यादा न्यू एम्प्लॉयज को हायर करे। अगर कंपनी लोगों को हायर करता है तो EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के थ्रू 4 सालों तक कंपनीज एंड एम्प्लॉयर्स को फायदा मिलेगा। एंड सरकार का मानना है कि इससे 30 लाख यूथ को
बेनिफिट्स मिलेगा, इनफैक्ट कंपनियों को भी मिलेगा। स्कीम सी, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। भारत सरकार हर महीने 2 सालों तक न्यू एम्प्लॉयर्स को अप टू 3000 EPF अकाउंट में देगा, जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट करेगा। एंड गवर्नमेंट का मानना ये है कि इससे कंपनी ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करेगा। एंड लगभग गवर्नमेंट का एम ये है कि इस स्कीम के अंदर लगभग 50 लाख जॉब क्रिएट होगा प्राइवेट सेक्टर में। एक्चुअली गवर्नमेंट को पता है कि वो लोग न्यू जॉब तो क्रिएट कर नहीं सकता, इसीलिए ये 3 स्कीम इंट्रोड्यूस किया है ताकि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा जॉब को क्रिएट कर सके। इससे ये होगा कि जॉब तो क्रिएट होगा ही एंड इंडिया में बेरोजगारी भी कम होते जाएगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा जीडीपी पे। इंटरनेशनल एजेंसी IMF के अनुसार भारत का रियल जीडीपी है 6.8%। अगर इसी रेट से भारत ग्रो करेगा तो लगभग 2027 तक भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट जीडीपी बनी जाएगा। और यहाँ पर मैंने रियल जीडीपी इसलिए कहा कि इसमें इन्फ्लेशन भी अकाउंट में है। एंड नॉमिनल जीडीपी में ये होता है कि वहाँ पर हम लोग इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते नहीं है। एंड एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर का कहना ये है कि 2030 तक हम लोग 7 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनी जाएंगे। बट अभी तक पीएम मोदी के अनुसार भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाना चाहिए। 2019 में पीएम मोदी ने कहा था कि 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। बट पीएम मोदी के अचानक से याद आता है कि क्यों 5 ट्रिलियन, सीधा 7 ट्रिलियन कर देते हैं। अब न्यू एम ये है कि 2030 तक भारत को 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, फिर जनता बोलेगा वाह मोदी जी वाह। खैर जीडीपी ग्रोथ तो हो ही रहा है, कभी ना कभी इंडिया 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन बनी जाएगा। खैर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भारत सरकार कॉर्पोरेट जॉब एंड बाहर के कंपनीज पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है कि वो आएगा और भारत में कंपनी स्टैब्लिश करेगा एंड हमारे बेरोजगार यूथ को रोजगार देगा। एक्चुअली हम लोग भारत पर देख सकते हैं कि ज्यादातर यूथ प्राइवेट सेक्टर पर ना जाकर गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि जब इंडियन रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, जिसका सीट लगभग 63,000 ओनली था, उसके लिए एप्लीकेशन लगभग 2.5 करोड़ लोग ने एप्लीकेशन किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन के बराबर है। और बिहार में 9,900 पोस्ट कांस्टेबल के लिए निकला था, उसके लिए लगभग 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। खैर ये बात छोड़ो, महाराष्ट्र सचिवालय के लिए पोस्ट निकला था 1300 भी नहीं, उसके लिए अप्लाई किया था लगभग 7,000 लोगों ने, जिसमें ग्रेजुएट भी शामिल था एंड पोस्ट ग्रेजुएट भी शामिल था। बस उस 100 मार्क्स के एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए था क्लास 4 पास। आप देख सकते हो कि ज्यादातर यूथ प्राइवेट सेक्टर पर ना जाकर गवर्नमेंट सेक्टर में एक छोटा भी काम करना चाहता है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो 2019 में भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया है, जो कि अभी भी 22% ही है। ये इसलिए किया था ताकि बाहर से MNC इंडिया में आए और इन्वेस्ट करें, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा कम होते ही जा रहा है। FDI की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग 43% से कम हो चुका है भारत में। भारत सरकार को ये समझ आ जाना चाहिए कि ज्यादा डिपेंडेंट हम बाहर के कंपनीज पर नहीं रह सकते। इनफैक्ट भारत सरकार का प्रपोजल ये होना चाहिए कि भारत में हो रहे स्मॉल स्केल बिजनेस एंड स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करे एंड प्रमोट करे, राइदर की फॉरेन कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहे कि वो लोग आएगा और भारत के यूथ को जॉब देगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप स्किल डेवलपमेंट एंड यूथ के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, ताकि ग्रेट माइंड इंडिया के बाहर जाने ना पाए। भारत में बेरोजगारी तो इतना है कि इसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।